So hello everyone, good evening to all of you and this is your host and दोस्त कोमल गुप्ता and friends। आज हम लोग मिले हैं FST 57 के डिस्कशन को लेके। तो यस, आज आपका है फुल सिलेबस टेस्ट जिसमें पूछा जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम और आगे आपके साथ आएंगे विजय सर लास्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो 100 ऑनवर्ड्स आप रहेंगे विजय सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज के केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 71 हम देखेंगे। लिखा हुआ बेटा जी, द ओलिफिन which on ozonolysis gives propanol and एसिटाल्डिहाइड। आपको ढूंढना है कि वो कौन सी एल्कीन है। तो बेटा जी ओजोनोलिसिस की बात की जा रही है, जब कुछ नहीं लिखा हो तो हम रिडक्टिव मान के चलते हैं और क्योंकि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स को जो बने हुए हैं ऐसे लिखेंगे कि उनका ऑक्सीजन पोर्शन क्या रहे, बाहर की ओर रहे। और ओजोनोलिसिस में हम जानते हैं कि जहां पर हमारा डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होके दोनों तरफ हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। आप इसी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, दोनों एल्कीन्स को कुछ इस तरह से लिखेंगे और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे और जितना भी बचा हम उसको डबली बॉन्डेड से जोड़ देंगे डबल बॉन्ड के थ्रू। तो CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH CH3 ये हमारी ओरिजिनल एल्कीन रही होगी जिसकी ओजोनोलिसिस से हमें ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स मिले होंगे। तो चलिए नेमिंग पढ़ लेते हैं बेटा जी। डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा इस तरफ से पास, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया पेंट 2E या पेंटीन 2 या 2 पेंटीन। तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत हुई हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा जी। एक सेट ऑफ द रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है और बेटा हमें पता है कि कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से हमें मिलती है एल्काइन एसिटिलीन, राइट। अब एसिटिलीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2SO4 और HgSO4, मतलब कि ये क्या हो गई बेटा जी, ये हो गई हमारी एसिडिक हाइड्रेशन। ये जो सेकेंड पार्ट दिया गया है, सेकेंड A से B जाने का रास्ता जो है वो रास्ता है एसिडिक हाइड्रेशन का। और हमें पता है कि अगर मेरे पास 2 कार्बन वाला एल्काइन है और हमने एसिडिक हाइड्रेशन कराया है तो मुझे एल्डिहाइड मिलते हैं 2 कार्बन के। इसका मतलब ये जो B हो गया वो हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। अब बेटा जी एसिटाल्डिहाइड की B से C जाने में ये जो पोर्शन है वो है रिडक्शन का, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया गया। यहाँ हाइड्रोलिसिस की बात नहीं की बट यस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमें मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। तो CH3, अब CHO की जगह पर हम क्या लिख देंगे, CH2OH लिख देंगे। इसका मतलब है मुझे मिलेगा एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, जो कि हमारे सेकेंड ऑप्शन में गिवन है। तो 72 के लिए जाएंगे हम सेकेंड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट बेटा जी फिर से एक सेट वाली रिएक्शन है जिसमें एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई जा रही है NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। तो बेटा जी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट ऑफ अमोनिया बन जाएगा CH3COONH4। और जब हम इसकी हीटिंग कराएंगे, हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद यहाँ पर हमारा बन जाएगा अमाइड। और बेटा जी अमाइड बनने के बाद, हमारा अमाइड बनने के बाद ये जो P2O5 है फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। तो ये C हमारा क्या हो जाएगा, CH3CN, ये बन जाएगा नाइट्राइल। और बेटा जी ये जो हमारे पास सोडियम अल्कोहलिक मीडियम में है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। वैसे NCERT में ये नहीं दिए गया है, सोडियम और एथेनॉल ये रिडक्शन का काम करेंगे। सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं और रिडक्शन से क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करेंगे ये CH3CH2NH2 का। तो बेटा जी मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट D होगा जो कि पूछा जा रहा है वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमीन। तो हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 74। कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड। ये मेरे पास ब्रोमाइड है 1 डिग्री ब्रोमाइड। ये मेरे पास है यहाँ पर 2 डिग्री और साथ में यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है एलाइलिक तरह का ब्रोमाइड बन गया यहाँ पर, और ये है बेटा जी 2 डिग्री। तो यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर हमारा अलाइल है और यहाँ पर 1 डिग्री है। और हमसे पूछा जा रहा है SN1 की रिएक्टिविटी। तो हम जानते हैं SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पर डिपेंड करती है। तो B वाला सबसे स्टेबल हो गया क्योंकि एलाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, देन C वाला और सबसे लीस्ट हो जाएगा हमारा
ए वाला, तो जो सीक्वेंस जाएगा BCA वो गिवन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बेटा जी, एक कंपाउंड है X कंटेन, एक कोई कंपाउंड है जिसमें 32% है A के, B के है 20% एंड रिमेनिंग पार्ट जितना भी बचा कह रहा है वो है C के, तो कितना बचा बेटा 52, तो ये हो गया मतलब 48 बचा यहाँ पर। अब कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट हमें एटॉमिक का रेशियो बताना है कि कितने कितने। अब यहाँ पर मासेस दिए गए हैं तो हमें परसेंटेज बाई मास कर देंगे, यहाँ 64, यहाँ 40 और यहाँ पर 32। चलिए देखिए सिंपल रेशियो क्या निकल रहा है यहाँ पर बेटा, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 1/2, ये भी बेटा जी 2 टाइम्स जाएगा 1/2, और यहाँ पर ये गया है 3 टाइम्स, है ना, तो ये हो गया 3। अब हम क्या कर दें, सिंपल रेशियो निकालना है, हम सभी को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे अच्छा ये आएगा 3/2, ये आएगा 3/2, है ना, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा सिंपल रेशियो हमारा 1:1:3। इसका मतलब है A1 है, B भी 1 है, बट C हमारा मोलर रेशियो में 3 है, तो ABC3 टाइप का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आने वाला है। बेटा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, है ना, तो जो मेटल हमारा बेसिक होगा उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर होते हैं। बेटा जी अगर आप नीचे के तीनों को देखें तो ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, और बिस्मथ का जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बेटा जी ये क्लोरीन की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, जिसमें Cl2 क्या हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेट होके ClO3- में जा रहा है और Cl- में जा रहा है। यहां से क्या करेंगे हम देखें कितने का चेंज है बेटा, यहां अगर हम देखें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +5 और ये हो गई -1। इसका मतलब यहां से यहां तक का चेंज कितना हुआ, 5 का हुआ, और यहां से यहां का चेंज कितना हुआ, 1 का हुआ। हम जानते हैं सिंपल रेशियो में मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका मतलब कितना हो गया, यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 5 और ये 5 और ये 1, टोटल 6 हमारे क्लोरीन हो गए, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा A था वो कितना है, 3 है, जो हमारा B है वो है 1 और जो हमारा C है वो है 5, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, तो 3, 1, 5 के साथ हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। द बॉन्ड इन K4FeCN6, बेटा जी K4FeCN6 में अगर हम आयन बनाएंगे तो पोटेशियम कितने हैं, 4, है ना, तो हम लिख सकते हैं 4K+, और साथ में मुझे क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा दैट इज कुछ इस तरह वाला -4। अब बेटा जी अगर हम देखें तो आयंस में तो टूट गए, इसका मतलब यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड तो थे ही। अब यहाँ पर हम बात करें बेटा आयरन और ये Cn के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है मेटल के साथ। अब यहाँ पर Cn में देखिए बेटा जी ये चूंकि लिगेंड है, और लिगेंड हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम तीनों देखेंगे, आयनिक भी देखेंगे, कोवेलेंट भी देखेंगे और कोऑर्डिनेट भी देखने वाले हैं। बेटा द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, h/2π L+1। तो S की बात की जा रही है, हम जानते हैं S सबशेल के लिए, फॉर S सबशेल L की वैल्यू कितनी होती है, 0। L 0 रखेंगे बेटा, यहाँ पर पूरा 0 हो जाना है, पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर L की वैल्यू 0 आ रही है। द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन, बेटा जी हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हो गए इलेक्ट्रॉन हमारे 17,
और यहाँ पर हो गए 14। हमने पढ़ा है एक फॉर्मूले के या ट्रिक के, आप इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए और इधर भी लिख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपने अगर ट्रिक पढ़ी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 14 का कितना बेटा जी, 14 का होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब बेटा जी दोनों तरफ हम 0.5 घटाते चले, मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2.5, और अगर आप घटा दीजिए 0.5 तो 2 हो जाएगा, 1.5 एंड 1। सिमिलरली इधर भी करते जाइए तो 2.5 2 1.5 एंड 1। तो देख लीजिए 16 इलेक्ट्रॉन के कितने लिए, 16 के लिए हो गया बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2, 15 के लिए हो गया 2.5 और 17 के लिए हो गया 1.5 और 14 के लिए हो गया 3। आपसे मैक्सिमम पूछा गया था, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर किसमें है, N2 के केस में है ना, N2 के केस में 3 बॉन्ड ऑर्डर है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। बेटा जी दिया गया है 0.004 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इज आइसोटोनिक विथ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट सेम टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट के लिए। तो बेटा पहली तो हमें निकालना होगा कि कितना यहाँ पर I है। हमें पता है क्योंकि आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो हम मान लेते हैं I1C1RT इज इक्वल्स टू I2C2RT। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना तो आई पता होना चाहिए। तो बेटा जी यहाँ पर R तो कॉमन है दोनों के लिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर सेम टेम्परेचर है, तो I1 कितना दिया गया है, I1 हमें निकालना है, C1 दिया गया है 0.004, I2 कितना दिया गया, चूंकि सुक्रोज है इसके लिए कितना होता है 1 एंड 0.01 मोलर दिया गया है। आप यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे, आप यहां से जब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा 2.5। अब बेटा जी फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा। यहां पर I की वैल्यू निकल आई, I की वैल्यू दी गई है 2.5, 1 प्लस हमें अल्फा चाहिए, n कितना है बेटा जी, टोटल हमारे पास नंबर्स जो होंगे वो होंगे डिसोसिएशन में कितने, 3। कितने हो जाएंगे बेटा जी, 3, तो 3 माइनस 1 अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। बेटा जी हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू 1.5, भाई इधर जाएगा घट जाएगा अपॉन 2, ये आ जाएगा 7.75। अगर परसेंटेज की बात करें तो 75%, विच इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन में दिया गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा एक रिएक्शन है, बहुत ध्यान से देखना, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है A गिव्स B, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, ठीक। द टाइम टेकन फॉर 0.8 मोल ऑफ A टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ B। तो एक एक स्टेप को करते हैं। यहां पर दिया गया है कि A गिव्स B और स्टार्टिंग में ये कितना हमने लिया था 0.8, तो स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 पे कितना बना होगा, ये 0 बना होगा, और 0.6 बना जब ये कितना हो गया होगा, 0.6 खत्म हो गया होगा, इसका मतलब है इसका कितना आ जाएगा 0.2 बचेगा। अब चलो हाफ लाइफ चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो मुझे पता है कि हाफ लाइफ कितनी होती है 0.693 अपॉन के। अब के हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम के को कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के को कैलकुलेट करेंगे, एंड के कितना हो जाएगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं, के की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगी 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं बेटा जी, 2.303 टी दिया गया है 1 आवर, आवर्स में निकलेगा बेटा जी, लॉग ए नॉट कितना दिया 0.6 और ए माइनस एक्स हमने निकाला है 0.2, ए नॉट 0.8, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.8, तो बेटा जी यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 लॉग, अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 लॉग 4, लॉग 4 को हम लिख सकते हैं 2 लॉग 2, है ना, के की वैल्यू। अब बेटा जी 2.303 एंड 2 log 2 इतना लिखा रहने देते हैं, वहां पर यहाँ पर के की वैल्यू लिखेंगे ना
तब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 log 2 लिखा रहने देते हैं, ये log 4 या 2 log 2 लिखा रहने देते हैं। अब चलो ये वैल्यू उठा के, जो k की वैल्यू है उठा के हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले पे, t हाफ वाले फॉर्मूले पे। तो t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन, अब k की वैल्यू में 2.303 इंटू 2 और log 2 की वैल्यू बेटा 0.3। इसको जब आप सोल्व करोगे ना ये आएगा 0.50, मतलब 0.5 ये हम इसको बना लेते हैं आधा हाफ आर, है ना, क्योंकि 1 आर टी जो था वो आर्स में था, तो आधे घंटे निकले और हमारे पास मिनट में दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं आधे घंटे को। तो हमारा आएगा थर्ड ऑप्शन, 30 मिनट्स आ जाएंगे। तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन बेटा यहाँ पर, सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ये k की वैल्यू रखनी पड़ेगी इस फॉर्मूले पे। बेटा जी ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स, कहते हैं किसके लिए ये वैल्यूज होंगी। अब हमारे पास अगर एंगुलर नोड दिया गया है तो एंगुलर नोड बेटा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बता, इसका मतलब हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया गया 3, और 3 के लिए कितना हो जाएगा f सबसेल की बात कर रहा है। अब टोटल नंबर क्या होता है n-1, ये दिए गए हैं 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा बेटा जी 4। वैसे टोटल नोट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं n-l-1, ये हो गए हमारे रेडियल नोट्स, और प्लस एंगुलर नोट्स ये होते हैं टोटल नोट्स, तो कितनी आ जाएगी n-1 आ जाएगी। इसका मतलब मेरे पास है 4f, और 4f के लिए एंगुलर नोट्स हो जाएंगे 3 और टोटल हो जाएंगे हमारे 3, ठीक है। ठीक है बच्चे आगे चले, L इज इक्वल्स टू 3 के लिए 0 SPDF, तो 0 1 2 3, हाँ सही है बेटा F। तो 83 के लिए जाएंगे हम फोर्थ ऑप्शन पे। बेटा 2 ग्राम ऑफ ए मेटल कार्बोनेट रिक्वायर्स 50 ml 1 NaCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। एक मेटल का कार्बोनेट लिया गया है जिसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे हैं, मेटल कार्बोनेट है मतलब बेसिक है, तो हम कोई एक एसिड ले रहे हैं, इसका मतलब है एसिड बेड न्यूट्रलाइजेशन, इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो बेटा जी एक तरफ हमने लिख लिया मेटल कार्बोनेट और एक तरफ हमने HCl, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा वेट ऑफ HCl अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा जी यहाँ पर हम जानते हैं एक और फार्मूला, क्योंकि नॉर्मेलिटी में दी गई है तो NV लिख सकते हैं, और V हमारा लीटर में होता है, जबकि हमें यहाँ पर ml में दिया गया। इसका मतलब है अगर ml में बदलना है तो हम 1000 से यहाँ पर डिवाइड करें तो ये ml में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, है ना, तो हमें वेट दिया गया है 2, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये 1000 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू इज गिवन 1 and 50, यू हैव टू सॉल्व इट। और यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो E1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल 40, हाँ E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप E1 की वैल्यू निकालना है। इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, बेटा जी एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब हो गया कि 0 से नीचे है डेल्टा एस की वैल्यू, एंट्रोपी नेगेटिव। अच्छा एंट्रोपी बढ़ना का मतलब हो गया कि रैंडमनेस बढ़े, गैसियस मॉलिक्यूल बढ़े तो रैंडमनेस बढ़ रही है पॉजिटिव में जा रही है, अगर घट रही है तो नेगेटिव में जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बेटा जी, यहाँ पर गैसियस में जो एटम है, जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं, इसका मतलब है जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो कम हो रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर भी हमारा डेल्टा एस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू घट रही है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवोपरेट हो रहा है मतलब वेपर फेज में जा रहा है, तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपेंड कर रही है गैस तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, और सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, गैस में कोई चीज जा रही है तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव कब होगी, सिर्फ एक ही केस में होगी, जब हमारे जो एटम्स हैं रैंडमनेस ज्यादा होगी एटम्स में, और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। बेटा जी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है NaNO3 की। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है मतलब वाटर है वहां पर। हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आते हैं
जो जिसके नीचे आएगा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। और हमें ये भी पता है कि जिसमें ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा होगा, है ना, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होने वाली है। या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं बेटा जी कि कैथोड पे पूछ रहा है और एनोड पे पूछ रहा है, तो कैथोड की जब हम बात करेंगे तो Na+ और H+ हमें दोनों ही चीजें मिलेंगी, है ना। अब H+ यहां पर क्या करेंगे, ये H+ मिलके क्या कर लेंगे, H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर मिलेगा मुझे कैथोड पे H2, और एनोड पे अगर हम बात करें, अगर एनोड पे बात करें बेटा जी, तो यहां पर क्या मिल रहा है, OH- और NO3-। अब ये OH- है, इसके 2 मोल आप ले लोगे तो ये एक फॉर्म कर लेंगे वाटर एंड ऑक्सीजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगे बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब है कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे कैथोड पे मिल रही है H2 और एनोड पे मिल रही है O2। तो H2 और O2 मुझे मिल रही है, और दोनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वाटर की हो रही है। बेटा जी 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद जिंक। 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन, इसका मतलब हो गया एक ब्रोमीन इधर है और एक ब्रोमीन यहाँ पर इधर है, इसने जिंक से रिएक्शन किया। बेटा जिंक क्या करता है, दोनों ही हैलोजन को क्या कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, तो एक साइक्लिक तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर साइक्लिक तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। भाई दोनों ब्रोमीन हट गए और ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बनेगा और साथ में ZnBr2 बन जाएगा। तो साइक्लोप्रोपेन हमारा मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, वैसे बेटा जी एपॉक्सी ऑक्सीडेंस का भी, साइक्लिक ईथर्स का भी आपके में ये फॉर्मूला नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप देखें बेटा जी यहाँ पर लिखा है CH2 एक साइक्लिक ईथर की बात की जा रही है, और यहाँ पर RMgX क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। आप वैसे ही इसको ब्रेक करेंगे किसी एक बॉन्ड को, C और O के, C और एक के बॉन्ड के बीच में अगर आप ऐड करेंगे तो बेटा जी यहाँ पर ये देखिए, ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, और यहाँ पर भी ये माइनस, इस पे आ गया प्लस, प्लस वाले पे R जुड़ जाएगा और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन जुड़ जाएगा O- के साथ। तो देखिए क्या आ जाएगा, CH2, यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं बेटा R, और यहाँ पर भी इसके साथ है CH2 और ये OMgX। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से बेटा जी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जो बीच का है वो फिर से टूटेगा और H इधर आ जाएगा और OH इधर चला जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 OH, ये बनने वाला है बेटा जी। R लगा हुआ है साथ में, तो R CH2 CH2 OH, R CH2 CH2 OH। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे R CH2 CH2 OH। यस, चलिए। एन एल्केन जिसका मॉलिक्यूलर मास इज गिवन 72 गिव्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन ओनली 1 प्रोडक्ट। बेटा ये फ्रेमिंग तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, 72 एक ही मिले, तो नियोपेंटेन का हम पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास नियोपेंटेन हो या उसके जैसे स्ट्रक्चर्स हो तो वो सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेशन देगा, लेकिन अगर चेक कर ले क्या 72 है, हमारा जो ये मास है वो 72 है, तो इनमें से चेक करते बेटा जी, तो नियो वाली फॉर्म कहां पर बन रही है, थर्ड वाली में बन रही है, 1 2 3 4 5 2,2 पे। ये नियोपेंटेन, हमें पता है कि नियोपेंटेन अगर मेरे पास है तो हम कितनी भी बार मोनोक्लोरिनेशन कराएं मुझे एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलेगा हर बार। अब ये है C5H12, है ना, जरा देख लेते हैं, 60 हो गया कार्बन का मास और 12 ये हो गया 72। यस, मास भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसमें अगर हम क्लोरिनेशन कराएं, जो कि आइसोपेंटेन जो हमारा नियोपेंटेन है, अगर हम क्लोरिनेशन कराएं तो मुझे एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलने वाला है। बेटा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम जानते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब ये ग्रुप हटना है और OH लगना है, इसका मतलब NSR की रिएक्टिविटी पूछी जा रही है बेटा, और NSR की रिएक्टिविटी -M -I वाले बढ़ाते हैं और +M +I वाले घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, वो कैसा है, -M है, CHO भी -M है, लेकिन इसका -M NO2 की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये +M है और पहले वाले में कोई हमारा ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो माइनस वाले बढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 2 का, देन 4 का। अब बेटा जी ये प्लस वाला तो घटाएगा, इसका मतलब सबसे पहले हो जाएगा 1 वाला,
देन आएगा 3 वाला। तो ये हो जाएगी NSR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और ऐसा दिया गया है हमें फर्स्ट ऑप्शन में। तो 90 का क्वेश्चन जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म। बेटा आइडोफॉर्म देने के लिए कई बार बताया कि आपके पास CH3CO ये मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, या फिर आपके पास CH3CHOH ये वाला ग्रुप लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है कंपाउंड में तो वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म देते हैं। तो बेटा पहले वाले में देखें एथेनॉल, है ना, तो एथेनॉल में अगर आप देखेंगे तो CH3CH2 ऐसा लिख सकते हैं, OH। देखो बेटा हम मेथेनॉल को ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये ग्रुप है, ये आइडोफॉर्म देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेटा जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करें तो CH3CHOH एंड CH3, ये देखो ये फिर से ग्रुप मिल गया, ये भी देगा। एसिटिल्डिहाइड की बात करें बेटा जी तो CH3COH होता है एसिटिल्डिहाइड, इसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, ये भी क्या करेगा, ये आइडोफॉर्म देगा। बेंजाइल अल्कोहल की जब बात करते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल में बेटा जी CH2OH लगा होता है, ये हमें ग्रुप नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि बेंजाइल अल्कोहल में हमारा CH3CHOH नहीं है, इसलिए ये आइडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल्स नहीं बनाएगा। बेटा जी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा गया कि क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब आपसे पूछ रहा है क्लीमेंसन के रिएजेंट। हमें पता है क्लीमेंसन में हम अमलगमेटेड जिंक लेते हैं, साथ में हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं। तो ZnHg का कपल साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है। जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन प्रेजेंट इज एस्टिमेटेड एट, बेटा जी जब हम जेल्डाल की बात करते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो अमोनिया के रूप में हम एस्टिमेट करते हैं, अमोनिया बनती है और तब हम जाके नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपको। बेटा जी 0.3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंबशन गिव 0.54 ग्राम ऑफ वाटर, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बेटा जी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में 2/18 हम जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए 2/18 इंटू कितना बना हमारा वाटर, वाटर से हम एस्टिमेट करते हैं, तो वाटर बन रहा है 0.54 अपॉन कितना ऑर्गेनिक मास है इंटू 100, यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो ये देखिए बेटा जी ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपके पास क्या बचने वाला है 2, ये यहां पर अच्छा ओके, तो ये 0.03 आएगा, है ना, 0.03 आएगा। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20%। बेटा जी 20%, सिर्फ और सिर्फ 20% आने वाला है। मैक्सिमम आयनेशन एंथैल्पी इन द पीरियड शोन बाय, बेटा जी इनर्ट गैसेस दिया गया है, हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है विद सम एक्सेप्शंस, बट लास्ट में नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, और इनर्ट गैस में हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जो डेफिनेशन है कि एक आइसोलेटेड गैसेज एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयनेशन पोटेंशियल। तो नोबल गैसेज में इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, मैक्सिमम आईपी की वैल्यू हो जाएगी किसी भी पीरियड में। बेटा जी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का फॉर्मूला बेटा जी हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैलिटी अपॉन मोलैलिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, नॉट सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट रहता। तो अब बेटा जी सॉल्वेंट हमारा वाटर है, मोलैलिटी इज गिवन 1 प्लस 1000 अपॉन 18, बेटा जी 1 प्लस 1000 अपॉन 18 की वैल्यू है 55.5, कई बार कैलकुलेट भी किया होगा आपने, 1/56.5 हो जाएगा, या 55 भी लिख सकते हैं आप। अब 1/56.5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अब तो, और दिस इज 0.017, दिस इज 0.017, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0177।
तो थर्ड ऑप्शन के साथ। 97 बेटा, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्व सोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा आप देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसका है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना, डिसोसिएशन कितना, 1 हो जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 है तो अल्फा 1, तो आई की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी। अब एन कितने हैं इसके लिए बेटा? 2 1 3, 3 यहाँ पर एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? टोटल कितने आयन्स है यहाँ पर? 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें असर्शन रीजन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। बिल्कुल ठीक बात है, फॉर्मूला भी सही दिया गया बेटा जी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी एन पे डिपेंड करता है, तो असर्शन तो हमारा है सही, असर्शन तो हमारा है एकदम करेक्ट। रीजन पढ़ते हैं। ई सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज एन इंटेंसिव। बेटा उल्टा कर दिया है, डेल्टा, ये ई सेल की बात करें ना तो ये होती है इंटेंसिव, और जबकि यहां पर डेल्टा जी की बात करें तो ये होती है एक्सटेंसिव। उल्टा लिखा है, इसका मतलब है कि रीजन बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। तो हम आंसर क्या देंगे कि हमारा असर्शन तो ठीक है बट रीजन हमारा करेक्ट नहीं है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 99 है, पढ़ लेते हैं एक बारी, थ्योरेटिकल है कि विच मिक्सचर सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन जो दिखाता है, इनमें से कौन सा पेयर है? बेटा जी पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है तो एथेनॉल प्लस एसीटोन, पहले ही ऑप्शन में गिवन है, एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर लेंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो राउल्ट्स लॉ में ये पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा? एथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 100 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, है ना, एनर्जी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 के लिए हाइड्रोजन एटम में। तो बेटा जी डेल्टा ई क्या हो जाएगी? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, और E2 के लिए बेटा जी माइनस 13.6, और E2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 2, n की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है इसमें, 13.6 हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 बाई 2 का स्क्वायर, ये माइनस हमने यहां पर सॉल्व कर लिए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/4, बस ये आपको सॉल्व करना है, और ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर ये N2 है, यहां पर N1 है। तो बेटा 100 तक के क्वेश्चन आपने किए मेरे साथ सॉल्व, नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस करेंगे विजय सर। थैंक यू सो मच। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। एमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो बेटा मेरे ख्याल से सबको आंसर रटा होगा, ठीक है ना। देखो बेटा ये चारों हैलोजन है और आप सबको मालूम है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? डिक्रीज, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, फिर बेटा क्लोरीन, फिर बेटा ब्रोमीन, फिर बेटा आयोडीन, ये तो सबको रटा होगा। हैलोजेंस में ही बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। इसके अलावा बेटा आपको बेटा यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेगा, इन्हीं चारों हैलोजन का बेटा SREP दे देगा,
उसके बिहाफ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसमें भी यही आंसर होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SREP। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन उल्टा पूछ लें, इन चारों में बेटा SREP किसका सबसे ज्यादा है? तो देखो बेटा फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, SREP सबसे ज्यादा, और याद भी रखो प्लस 2.87 वोल्ट होता है। ठीक, आइए बेटा नेक्स्ट 102 मोलैरिटी पूछ रहा। देखो मोलैरिटी बेटा नंबर ऑफ मोल पर लीटर, तो जरा पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। 10 की पावर 20 डिवाइड बाई 10 की पावर 23, ये बेटा क्या आया 10 की पावर -3 मोल। ठीक, अब जरा यूनिटरी मेथड लगा लो। 100 ml, 100 ml में बेटा कितना है 10 की पावर -3 मोल। व्हाट इज मोलैरिटी, 1 लीटर में कितना, तो पहले 1 ml में निकालो, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 1, 1 लीटर यानी बेटा 1000 ml में निकाल लो, 10 की पावर -3 अपॉन 100 इंटू बेटा 1000, ये बेटा 10 की पावर -2 m आ जाएगा। मोल पर लीटर, 1 मोल में, एक मिनट, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल 102 का बेटा 4। अगला देखिए, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD, सबको मालूम होगा, रटा होगा ये तो, ठीक है ना। जीनॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसमें 54, फिर ये होता है बेटा 4f7 5d1 6s2। ठीक, 103 का बेटा 2। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट शेप फॉर, देखो बेटा XeF4 है, ये बेटा XeF4 का स्ट्रक्चर है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 बेटा लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। अगर बेटा लोन पेयर नहीं होता तो ऑक्टाहेड्रल था, चूंकि 2 लोन पेयर है तो बेटा इसको क्या बना देता है स्क्वायर प्लेनर। सबको बेटा रटा होगा, 104 का बेटा 4। अगला देखिए, नेम ए मेंबर ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज विच वेल नोन टू एक्सहिबिट +4। देखो बेटा लैंथेनियम 57 होता है, सी बेटा 58 होता है, 57 का कॉन्फ़िगरेशन XE 105, क्वेश्चन सॉरी, तो XE बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर बेटा 5d1 6s2, तो ये बेटा अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन भी दे देगा तो बेटा क्या शो करेगा +3। C+8 बेटा XE 4f1 5d1 6s2, ये अगर बेटा चारों इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या शो करेगा +4, तो 105 का सेकेंड। मैग्नीशियम बेटा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये तो बेटा ऑलवेज क्या शो करता है +2। YB बेटा के इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 70, XE14 6s2 सॉरी XeF14 6s2, ठीक है ना। तो वैसे भी आपका ये लैंथेनाइड है तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +3, +4 बेटा ये शो नहीं करेगा, तो 1045 का बेटा सेकेंड। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग
अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, प्लस बेटा वाटर बनता है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करोगे तो बेटा नाइट्रस ऑक्साइड और बेटा वाटर बनेगा। इसको गर्म करोगे तो ये N2 प्लस 2H2O बनेगा। अगर बेटा क्वेश्चन ये होता कि कौन नाइट्रोजन इवॉल्व करेगा तो आंसर होता बेटा फोर्थ, लेकिन इसने पूछा है कौन इवॉल्व नहीं करेगा तो आंसर बेटा सेकंड। कैलकुलेट पीएच। देखो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा सबसे पहले क्या निकाला करो, नॉर्मेलिटी 2 इंटू मोलैरिटी, ये बेटा हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3। स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा OH माइनस, पहले क्या निकलेगा POH, 3 माइनस log 4, log 4 की वैल्यू बेटा सबको याद होगी 0.6, ये आ गया बेटा 2.4। लेकिन बेटा आपसे पूछा है पीएच 14 से घटाना मत भूलिए, 11 पॉइंट बेटा कितना आ गया 6, 107 का 4। फिर देखिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट Cr+2 ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe डबल प्लस। बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। देखो इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते, एक बेटा SREP के भी आप पर E0 Cr+3 ऑब्लिक Cr+2, ये बेटा होता है -0.41 वोल्ट। E0 Fe ट्रिपल प्लस ऑब्लिक Fe डबल प्लस, ये बेटा होता है +0.77 वोल्ट। ठीक, तो देखो बेटा इसका रिडक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो 2 से 3 में जाना बेटा क्रोमियम का क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो Cr+2 Cr+3 में जाना पसंद करेगा, तो ये बेटा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो फेरस फेरिक में जा रहा, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा माइनस, रिएक्शन क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बेटा ये जाना पसंद नहीं करेगा। एक तो ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल से समझ में आ रहा कि Cr+2 ये बेटर रिड्यूस। दूसरी आई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, देखो Cr+2 बेटा क्या होगा, Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1, Cr डबल प्लस बेटा कितना हुआ देखो Cr डबल प्लस बेटा किस में जाएगा, Cr ट्रिपल प्लस में। Cr ट्रिपल प्लस बेटा क्या है 3d3 है, ठीक है ना, 3d3 है। देखो ये इसके 5 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जब बेटा इसकी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है ना, स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ नीचे बेटा T2z है, और ये वाला बेटा Eg है, ये T2z है, 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे ये। अब अगर इसकी हम बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाले, देखो बेटा नीचे वाले की होती है 0.4x माइनस में, ऊपर वाले की होता है 0.6y प्लस में। x और y बेटा क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखो ये कितना हुआ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0.4, ये डेल्टा नॉट भी है, प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा बेटा आपका 2 इंटू सॉरी 0 इंटू हो जाएगा 0 इंटू 0.6y। तो देखो इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बेटा कितनी आई -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है ना। अब जरा दूसरे की देखिए, आपका Fe ट्रिपल प्लस बेटा क्या है D5 है,
एक्वस सॉल्यूशन में आपका बेटा Cr डबल प्लस आसानी से Cr ट्रिपल प्लस में कन्वर्ट होता है, जबकि Fe डबल प्लस Fe ट्रिपल प्लस में आसानी से नहीं होता। क्यों? क्योंकि Cr ट्रिपल प्लस एक्वस में ज्यादा स्टेबल है। अभी देखो CFSE से बता रहे हैं। अब जरा इसको देखो, Fe ट्रिपल प्लस आपने बेटा ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसकी बेटा स्प्लिटिंग करोगे तो T2G में बेटा 3 गए, Eg में बेटा 2 गए, ठीक है ना। ये T2G है, ये बेटा Eg है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, इसको हम लोग यहाँ आते हैं। अब जरा इसकी एनर्जी निकालो, -3 इंटू 4 डेल्टा नॉट प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, ये बेटा कितना आ गया? 0। तो क्लियरली क्या दिख रहा बेटा? Cr प्लस 3 की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -1.2 डेल्टा नॉट है, जबकि Fe ट्रिपल प्लस की 0 है। तो आप सबको मालूम है जिसका CFSE जितना कम होगा बेटा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो Cr प्लस 3 का CFSE -1.2 डेल्टा नॉट है। इसका बेटा आयरन का Fe ट्रिपल प्लस 3 का क्या है? 0। तो बेटा CFSE किसका ज्यादा है, किसका कम है? Cr ट्रिपल प्लस का, इसलिए बेटा वो ज्यादा स्टेबल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास बेटा क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंटरस्टीटियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म इन स्मॉल अमाउंट HCN आर ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल, बेटा ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, देखो यहाँ बेटा कितनी है? +6। यहाँ पर भी बेटा कितनी है? +6। ये कह रहा नॉट सेम, गलत, सेम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट बेटा सेम सही है। फिर से देखो, मेन इसमें पहला पॉइंट है Cr प्लस 2 बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा, तो किसमें जाएगा? Cr प्लस 3 में। Fe डबल प्लस किसमें जाएगा? Fe प्लस 3 में। तो देखो बेटा Fe प्लस 3 और Cr प्लस 3 में हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी में कन्वर्जन होगा। तो Cr प्लस 3 और Fe प्लस 3 की हमको बेटा वाटर में स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। वाटर के साथ दोनों कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। तो देखो बेटा Cr प्लस 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड, देखो ये D में हमने 3 भरा, फिर बेटा हमने इसकी स्प्लिटिंग की, T2G में कितने? 3, इससे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाली -1.2 डेल्टा नॉट। Fe ट्रिपल प्लस की निकाली, वो बेटा कितनी आई? 0। तो जिसकी CFSE जितना कम होगा वो बेटा उतना ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Cr प्लस 3 मोर स्टेबल देन Fe ट्रिपल प्लस 3, इसलिए Cr डबल प्लस Cr ट्रिपल प्लस में जाना पसंद करेगा। बाकी आप रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, अगर डाटा याद है तो। देखो +2 से +3 जाना बेटा स्पॉन्टेनियस है, 3 से 2 में आना नॉन स्पॉन्टेनियस, तो 2 से 3 में जाना स्पॉन्टेनियस, जबकि यहाँ 2 से 3 में जाना क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगला देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को रट डालिए। देखो बेटा ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा, ठीक। जो M A2B2 टाइप का है तुम्हारा A², ठीक है। तो देखो बेटा ये ज्योमेट्रिकल में क्या शो करेगा? सिस और ट्रांस, 2 आइसोमर हुए। अब चूंकि आपका लिगेंड बेटा बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट है तो बेटा ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ट्रांस बेटा ऑप्टिकल शो नहीं करते, सिस शो करेगा ऑप्टिकल क्या? D एंड L, ठीक। तो देखो ये 2 आइसोमर है, 2 में D एंड L, तो इनमें बेटा एक ही तो लोगे ना आप,
तो ये टोटल कितना हो गया 2 + 1 = 3। 109 का बेटा थर्ड। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। देखो बेटा ये बेंजाइल अल्कोहल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत बेटा CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। बिल्कुल सही है। ये देखो बेटा NaOCl, कुछ याद आया? ये बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। तो ये बेटा दो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, COO Na + CHI3। फिर इसका बेटा एसिडिफिकेशन कर दोगे तो बेंजोइक एसिड आपका बेटा बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ PCC है। PCC बेटा आप सबको मालूम है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेंजाइल अल्कोहल को केवल एक स्टेप ऑक्सीडाइज करेगा तो बेटा ये बेंजल्डिहाइड बनेगा। और KMnO4 बेटा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा COOH। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। विच सॉल्यूशन विल मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो देखो बेटा याद रखो, चाहे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर, सबसे पहले बेटा क्या निकाला करो, I × C। देखो इसका वन टर्म फैक्टर 3 × 0.01, इसका बेटा 1 × 0.03, इसका बेटा 4 और 1 5 5 × 0.01, इसका बेटा 1 × 0.02, जिसका I × C बेटा मैक्सिमम, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो आपका आंसर बेटा थर्ड। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन इसी का फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर बेटा मिनिमम। तो देखो इसका चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम, और इसी का वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट बेटा लोवेस्ट होगा। यही अगर पूछा होता विच सॉल्यूशन है मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन वर्ड नहीं लिखा होता, तब बेटा आंसर होता आपका फोर्थ। चौथे का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम, वेपर प्रेशर बेटा मैक्सिमम, लेकिन आपसे पूछा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर थर्ड। रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रेपल व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम दिस टू दिस, 4 गुना हो रहा। सबको बेटा आर्रीनियस इक्वेशन दो टेम्परेचर पे मालूम है, log K2/K1 EA अपॉन बेटा 2.303 कैपिटल R 1/T1 - 1/T2। क्लियर? तो देखो बेटा log K2/K1 कितना दिया है 4, EA बेटा निकालना है 2.303, R की वैल्यू 8.31, ये जूल हुआ, हमको आंसर किस में चाहिए, किलो जूल, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/T1 1/300 - 1/780, 330 हो गया। तो देखो बेटा ये क्या होगा, ये log 4 की वैल्यू 0.6, 2.303 इंटू 8.31 इंटू 10⁻³ इंटू 300 इंटू 330 अपॉन बेटा कितना होगा 30, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 2 3, ये बेटा कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई कर लो 38.04 आ जाएगा 112 का, ठीक है ना। 112 का बेटा फर्स्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं देख के बता देता हूं आपको क्या आंसर है।
फर्स्ट है बेटा, एमंग ग्रुप 16 एलिमेंट। देखो बेटा 6 ग्रुप के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बेटा क्या होता है, बढ़ता है। नीचे वालों में बेटा क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब बिहेव लाइक मेटल। मेटल क्या शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे नीचे बेटा कौन है, पोलोनियम। ये पॉजिटिव शो करेगा, निगेटिव शो नहीं करेगा। 113 के बाद बेटा 114 पे आइए। विच गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म के लिए बेटा क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ब्रीजेड अल्फा हाइड्रोजन, देखो बेटा ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, लेकिन यहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला कॉन्सिडर नहीं होता क्योंकि ब्रिज वाला है। ये ब्रिज वाला अल्फा हाइड्रोजन टार्टोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला बेटा, ये जो दो अल्फा हाइड्रोजन है ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके पास देखो बेटा कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन बेटा ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस वाले में देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है बेटा, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ब्रिज वाले हाइड्रोजन बेटा पार्टिसिपेट नहीं करते, तो केवल आंसर बेटा क्या हो गया, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें निकाल लो बेटा, 8 में 3 गया 5, सही है। निकल के बेटा +2 सही है। मैग्नीशियम देखो फास्फोरस बेटा 5th ग्रुप का है, यहाँ 6 है, गलत। कभी भी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ देखो बेटा 2 × 1 + 2x + 7 × -2 बराबर 0, x बराबर बेटा +6 सही है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए जरा कार्बोनेट आयन देखते हैं। कार्बन में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 3 × 8, निगेटिव मतलब गेन +2, 24 6 30 2 32, ठीक है ना। अब अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालें बेटा, तो सबको निकालना आता है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखो क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 6 3 18, 4 22 2 24, 8 से डिवाइड करोगे sp2। कोई लोन पेयर बेटा कार्बन पे नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नाइट्रेट आयन में आइए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 × 8 + 1, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन 32 है। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 6 3 18 + 5, यहाँ पर भी देखो वैलेंस शेल में 24 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2, यहाँ पर भी बेटा प्लेनर है, ठीक है ना। तो देखो बेटा कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है। बाकी इसमें देखोगे बेटा इलेक्ट्रॉन ही सेम नहीं है। देखो यहाँ पर 8 3 24, 24 और 17 बेटा कितना हुआ, 41 और 42 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि इसमें बेटा कितना है, 32, सेम नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा 16, 8 3 24, 16 40 2 42 इलेक्ट्रॉन है इसमें, जबकि यहाँ पर बेटा देखोगे 24 7 31 1 32 ही है, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा 8 3 8 चौको 32, 15 47 3 50 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर देखो तो 8 3 24 और 17 41 1 42 है, तो ये सब बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है। तो 116 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। 117, what is the correct electronic configuration of the central atom in potassium ferrocyanide based on crystal field theory? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो बेटा वहां पर आयरन बेटा किस फॉर्म में है, +2। तो देखो Fe का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, Fe डबल प्लस है बेटा, तो 3d6 हो गया। अब 3d6 है,
ठीक है, 3D6 है आपका, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक, अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये बेटा 6। अब जब इसकी बेटा स्प्लिटिंग करोगे तो देखो ये T2G है, ये बेटा EG है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेटा यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो T2 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा, T2G में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, EG में बेटा क्या होगा, 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा भरा जाएगा ये आपका। वैसे भी अगर भरते तो D2sp3 था तो ये 2D हो गया, ये S, ये P, तो वैसे भी करते तो ये करते, उस तरीके से देखोगे तो ये आपका इस वाले तरीके से देख लो तो ये 118 देखिए, देखो ये बेटा एरोमेटिक एमीन है, एलिफैटिक और ये अमोनिया, ये बेटा 2 डिग्री की है, ये 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा बेटा कौन सी होगी, 2 डिग्री, C2H5 का होल ट्वाइस NH। सबने बेटा वो ऑर्डर याद किया होगा, R इथाइल है तो 2 3 1 N, तो सेकेंडरी, चूंकि टर्सरी है नहीं तो बेटा इसके बाद क्या आ गया, प्राइमरी, फिर बेटा इसके बाद क्या होगा, अमोनिया, एनिलीन बेटा एरोमेटिक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा, लीस्ट बेसिक, तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, इसका आंसर हो गया सेकंड। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, कैन नॉट है, देखो बेटा यही गलती होती है, तो देखो बाई कार्बोनेट आयन कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है, इसका कॉन्जुगेट बेस बेटा क्या है, CO3 डबल माइनस, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2CO3, इसी तरीके से अमोनिया बेटा दोनों काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, NH2 माइनस, ये एसिड क्या होगा, NH4 प्लस, ये भी बेटा दोनों का काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, SO4 डबल माइनस, और ये बेटा क्या होगा, H2SO4, जबकि ये वाले में बेटा HCl है तो Cl माइनस कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस, ये बेटा H प्लस नहीं लेगा, तो 119 का 4 हो गया। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में बेटा क्या है, 3D5, तो देखो बेटा आर्गान में कितने इलेक्ट्रॉन, 18, 18 5 23 और 3 बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास ग्राउंड स्टेट में कितना, 18 5 3, यानी बेटा 26, 26 किसका होता है, आयरन का, तो आयरन का बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D6 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेटा क्या आएगा, 3D5, तो आपका आंसर बेटा 4th। सुक्रोज, ये तो सबको बेटा रटा होगा, सुक्रोज C12H22O11 हाइड्रोलिसिस पर 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रक्टोज, ग्लूकोज बेटा अल्फा डी होता है, फ्रक्टोज बेटा बीटा डी होता है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 122, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज, 100 ग्राम वाटर में बेटा सुक्रोज का अमाउंट पूछ रहा, और किस कंडीशन पे कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो हो वो 105 हो, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा करेक्शन है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, यहाँ पर बेटा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखो
बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट को बेटा टीबी डैश बोला, फ्रीजिंग पॉइंट को बेटा टीएफ डैश बोला। इनका डिफरेंस बेटा 105 दिया। टीबी डैश बेटा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये क्या बचा बेटा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 डिग्री सी में है बेटा, डेल्टा टीबी हो गया, माइनस बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, ये बेटा प्लस डेल्टा टीएफ हो गया। अब इसको बेटा इधर लाके घटा दो, कितना बचा? 5। अब ये डेल्टा टीएफ है बेटा। अब देखो डेल्टा टीवी बेटा क्या होता है? केबी इंटू मोलैरिटी। ये बेटा क्या होता है? केएफ इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी बेटा कॉमन हो गया तो केएफ प्लस केबी हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए निकालना, इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट बेटा सुक्रोज 342, सॉल्वेंट बेटा कितना है? 1000। ये बेटा कितना है? केएफ 1.86, ये कितना है? 0.51। अब यहां देखो बेटा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां से डब्ल्यू ए कितना आएगा? 5 इंटू 342। ठीक, इसको जोड़ोगे तो बेटा ये आएगा 2.37। ये बेटा एक 10 बच गया, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो 72.1 ग्राम के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 122 का थर्ड। ठीक है ना? यहां पर बेटा अगर हम बेटा फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट लेते तो माइनस की दिक्कत आ रही, तो इसको बेटा उल्टा करना, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा 122 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 123। देखो बेटा, आपका सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का है, तो याद रखो अगर सॉल्ट वीक एसिड एंड वीक बेस का है तो बेटा ना तो पीएच ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो इसका आंसर बेटा सेकंड। फिर व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग 100 ml ऑफ ए हैविंग पीएच 3। देखो बेटा, दो एसिडिक सॉल्यूशन है, मिक्स कर रहे हैं, तो देखो पीएच से क्या निकाल लो? नॉर्मेलिटी। N1 बेटा 10 की पावर -3, N2 बेटा 10 की पावर -5। लगाइए बेटा फॉर्मूला, N1V1 प्लस N2V2 बराबर NV1 प्लस V2। N1 बेटा 10 की पावर -3 इंटू 100, 10 की पावर -5 इंटू 100 इक्वल टू N इंटू बेटा 200। तो यहां से देखो नॉर्मेलिटी 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 2। अब देखो पावर डिफरेंट है, तो इसको 2 का अंतर है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से बेटा डिवाइड, 100 इंटू 10 की पावर -5, 1 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 2, 101 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 2। ये लगभग बेटा 5 इंटू 10 की पावर -4 आ गया। तो बेटा ये किसके बराबर हो गया? H प्लस। तो पीएच बेटा क्या होगी? 4 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू 0.7, 3.7।
तो ये आंसर बेटा सेकेंड। एमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। देखो मैग्नीशियम 12, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17। ये एक पीरियड का, देखो मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन बेटा ये आपके थर्ड पीरियड के हैं, लेकिन आपका कैल्शियम बेटा इसके नीचे, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? कैल्शियम। और इधर से इधर जाने पर साइज बेटा क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है ना? तो ये आपका साइज का ऑर्डर है। तो कैल्शियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद बेटा कौन आएगा? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद बेटा कौन आएगा? क्लोरीन। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन। 125 का बेटा सेकेंड। 126. Which one of the following are presence of इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें बेटा इंट्रामोलिकुलर होती नहीं, इसमें होती नहीं, किसमें होती है? सेल्यूलोज में। ठीक, अगला देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेट ऑफ हेलोजिनेशन। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा बेटा? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? तो जहां पर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा, देखो ये बेटा क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट, रिएक्टिविटी कम, डीएक्टिवेट, रिएक्टिविटी कम। ये बेटा क्या कर रहा है? एक्टिवेट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बेटा थर्ड, सेकेंड में बेटा नो चेंज। फिर बेटा इसके बाद देखो ये भी इसकी भी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम है, इसकी भी कम है, लेकिन ये कम डीएक्टिवेट हुआ, तो बेटा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद बेटा फोर्थ। देख लो कौन सा आंसर है? थर्ड, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ। फोर्थ आंसर हो गया 127 का 4। 128. Some meta directing substance in aromatic solvent are given. Which one is the most deactivated? तो सबको याद होगा मोस्ट में बेटा कौन? NO2। अगला देखिए, सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी। देखो बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहे आयन की वेलोसिटी बेटा आयन के साइज पे डिपेंड करती है। एल्कली मेटल के आयन का साइज Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। ये बेटा साइज का ऑर्डर है। ठीक, ये जब पानी में नहीं गया, ये फ्री स्टेट में है, जब पानी के कांटेक्ट में नहीं है। अगर ये एक्वस की जगह बेटा मॉल्टेन पूछा होता, मॉल्टेन स्टेट में बताइए, तो मॉल्टेन का मतलब देयर इज नो वाटर, मॉल्टेन का मतलब देयर इज नो वाटर। तब अगर मॉल्टेन स्टेट में बेटा आयनिक मोबिलिटी पूछता, तब हम बेटा इसी साइज के रिस्पेक्ट में पूछते। मॉल्टेन स्टेट में यही बेटा ऑर्डर किसका होता? आयनिक मोबिलिटी का, या कह लो आयन की कंडक्टेंस का। मॉल्टेन में अगर पूछा होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन बेटा आपसे क्या पूछा है? एक्वस। तो देखो बेटा जैसे ही मेटल आयन एक्वस यानी पानी के कांटेक्ट में आएंगे, उनका बेटा क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। और आप सबने पढ़ा है जितना केटायन का साइज छोटा होगा, हाइड्रेशन उतना ज्यादा, हाइड्रेटेड साइज उतनी बड़ी। तो बेटा एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रेटेड रेडियस। तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर ठीक इसका उल्टा होगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? Li प्लस का, फिर बेटा Na प्लस का, फिर बेटा K प्लस का, फिर बेटा Rb प्लस का, फिर बेटा Cs प्लस का। मैंने लिथियम आयन एक्स्ट्रा ले लिया, पांचों को ले लिया। ये बेटा हाइड्रेटेड का साइज है। अब देखो एक्वा सॉल्यूशन में ये साइज है, तो आयनिक वेलोसिटी बेटा किस पे डिपेंड करेगी? साइज पर। यहां पर देखो मॉल्टेन में हाइड्रेशन नहीं हुआ था, तो लिथियम का साइज छोटा था, तो इसका बेटा आयनिक मोबिलिटी भी जाता थी, इसकी कंडक्टेंस भी जाता था। लेकिन एक्वस में उल्टा होता है, एक्वस में हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेटेड साइज बेटा लिथियम आयन की सबसे बड़ी, सीजियम आयन की सबसे छोटी। तो आयनिक वेलोसिटी का ऑर्डर बेटा क्या होगा? सीजियम आयन का सबसे ज्यादा।
फिर बेटा Rb प्लस का होगा, फिर बेटा K प्लस का होगा, फिर Na प्लस का होगा, फिर Li प्लस का। तो ये आयनिक, ये देखो रेडियस का है, तो ये आयनिक वेलोसिटी का ऑर्डर है, और यही बेटा किसका ऑर्डर होगा? आयनिक कंडक्टेंस का। ठीक, तो आंसर देख लो कौन सा है। CS से कौन शुरू हो रहा? दिस वन। ठीक है ना? तो देख लेना बेटा, मॉल्टेन में पूछा है एक्वस, अगर ये मॉल्टेन में होता तो मॉल्टेन में जो साइज हमको दिखता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते, क्योंकि पानी नहीं है, कोई हाइड्रेशन। मॉल्टेन स्टेट में देखो ये बेटा साइज का ऑर्डर है, इसका साइज सबसे छोटा है, इसका बड़ा, इसकी आयनिक वेलोसिटी कम, इस सबसे कम ज्यादा, इसकी सबसे कम। ठीक है ना? तो इसका कंडक्टेंस बेटा सबसे ज्यादा। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इसका उल्टा हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का आयन हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा, कंडक्टेंस सबसे कम। तो ये बेटा आयनिक वेलोसिटी का ऑर्डर है और बेटा कंडक्टेंस का ऑर्डर। Among the following compounds highest lattice energy, लैटिस एनर्जी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करती है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पे। ठीक, और ये बेटा सोडियम फ्लोराइड के लिए सबसे ज्यादा होता है। IUPAC नेम ऑफ 1 2 3 4 5। ठीक है ना? इसको क्या बोलोगे? साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटीन। द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, यानी एनिसॉल की बात कर रहा, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे? HI से। देखो बेटा ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। I किसके साथ जाएगा? इस वाले के साथ। एक प्रोडक्ट क्या होगा? CH3I, दूसरा प्रोडक्ट बेटा क्या होगा? फिनॉल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल XYZ, देखो रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा क्या होता है? SRE, जिसका सबसे कम, देखो सबसे कम बेटा किसका है? Y के बाद Z के बाद बेटा X, 133 का YZX फर्स्ट। इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये तो रटा होगा, D2sp3 में बेटा क्या होता है? DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर, रट लीजिए। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो इसको कहते हैं गिवन रिएक्शन, इसको रिक्वायर्ड। देखो ये वाली इससे कैसे मिलेगी? केवल 2 से डिवाइड करना है। जब किसी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले की स्क्वायर रूट। तो आंसर बेटा फोर्थ। 136, द पेयर इन विच बोथ स्पीसीज है सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखो बेटा Cr+2 है, ठीक है ना? यहां देखो Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1। तो यहां देखो 3d4 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पर देखो कोबाल्ट 3d7 4s2, तो 3d7, तो यहां बेटा क्या बचेगा? 3d7, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बेटा भरोगे तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वंस अगेन देखो यहां पर वही चीज है, यहां पर देखो फेरस है 3d6 4s2, नो पेयरिंग, ये बेटा तो 3d6 4s2 होता है 3d6, तो बेटा ये आपका कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर बेटा कितने? 4। 136 क्या था आंसर? तो 136 में देखो दोनों में 4 4 आ गया। बाकी इसमें देख लो, यहां देखो, ये देखो यहां पर Mn डबल प्लस है, तो यहाँ 3d5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां देखो वंस अगेन बेटा 4 है,
यहाँ देखो CO4 में हम लोग 3 निकाले थे, FeH2O प्लस, ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। इसमें बेटा कितने हैं? 4 है। तो आंसर बेटा सेकंड। Among the following series of transition metal, the one where all metal ion have 3d2 electronic configuration, ये तो सब लोग कर लोगे। 3d2 देखो, टाइटेनियम, ये बेटा क्या होता है? 3d2 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा? 3d2। तो देखो बेटा, Ti प्लस 2, Ti डबल प्लस क्या होगा? 3d2 होगा। Ti प्लस क्या होगा? 3d2 4s1 होगा। Ti प्लस 3 क्या होगा? 3d1 होगा। और Ti प्लस 4 क्या होगा? 3d0 होगा। आपको देखो सब में 3d2 चाहिए, तो देखो यहाँ 3d2 नहीं है, यहाँ 3d2 नहीं है, यहाँ 3d2 नहीं है बेटा, ये अब पहले से ही चेक हो गया। विच पेयर ऑफ आयन आर कलरलेस, सबको मालूम है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Zn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s2। तो Zn डबल प्लस बेटा क्या होगा? 3d10। स्कैंडियम बेटा क्या होता है? 21 3d1 4s2। तो Sc प्लस 3 बेटा क्या होगा? 3d0। 138 का थर्ड। वन 39 बंद कर दो यार। देखो बेटा, ये आपका आयोडाइड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, आई की जगह बेटा क्या आ गया? Cn। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे साइनाइड बेटा क्या बनाते हैं? एमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर एसिड, पार्शियल पे बेटा एमाइड। अब देखो आगे किससे रिएक्शन करा रहे हैं? Br2NaOH, सबको याद आ गया होगा, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। CONH2 की जगह बेटा क्या आ जाता है? NH2, प्राइमरी एमीन। तो आंसर बेटा प्रोपाइल एमीन। 5Br माइनस BrO3 माइनस, ये रिएक्ट करेक्ट रिलेशन पूछ रहा। पहला देखो, Br2 और वाटर के बीच में है, इसमें देखो Br2 और वाटर के बीच में dBr2 अपॉन डी, ये देखो दोनों की स्टाइक्योमेट्री सेम, रेट सेम होगा बेटा, ये गलत है। अब ये देखो Br और H प्लस के बीच में, Br और H प्लस -1/5 dBr माइनस बाई dt इक्वल टू बेटा प्लस 1/6 dH प्लस बाई dt। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -dBr माइनस बाई dt, तो बेटा 5 इधर आ गया, प्लस 5/6 dH प्लस बाई dt आया। तो यहां देखो माइनस लगा हुआ है, इसलिए गलत हो गया ये तुम्हारा। अब जरा देखो H प्लस और Br2 में देखो, H प्लस और Br2 में, H प्लस और Br2 में देखो -1/6 dH प्लस बाई dt इक्वल टू 1/3 dBr2 बाई dt। तो बेटा देखो इस 6 को यहां लाओगे तो 6/3, ये भी गलत हो रहा है आपका। वाटर में लाओ तो फिर -dBrO3/dt वाटर में, ये भी गलत है आपका। देखो बेटा पहला तो गलत है ही है आपका, ये भी आपका गलत है। यहां पर देखो H प्लस ट्वाइस होना चाहिए, ये भी गलत है। बचा आपका ये। अब जरा इसको फिर से देखते हैं। देखो बेटा ये Br माइनस है, -1/5
dBr माइनस बाई dt इक्वल टू 1 माइनस 1/6 dH प्लस बाई dt, दोनों माइनस है बेटा, यहां मैंने गलत कर दिया था, ये प्लस की जगह माइनस होगा, तो ये बेटा आपका सही है 140 का बेटा सेकंड, यहां हमने तो गलत ले लिया था। तो ये बेटा आपका पीसी का जो आप पेपर हुआ उसका 70 से लेकर 140 तक का डिस्कशन है। ठीक है भाई, चलिए।